हेलो साथियों, तो आज की इस क्लास में आप सभी को यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एससी एएसओ के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पर आपको जो है स्टैटिक्स का जो है आज ये कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपकी ये क्लासेस हो रही हैं इन सभी के फ्री नोट्स आप लोग सभी लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप लोग क्लास देख लीजिए, उसके बाद का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को ये एलविक क्लासेस ऐप ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपको ये गवर्नमेंट एग्जाम नोट्स वाला सेक्शन दिख रहा है इसी में सारी फ्री नोट्स जो है वो 1 से 2 दिनों में जो है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपकी नोट्स जो है कल वाली क्लास की और जो आज होगी ये अपडेट नहीं हो पाई है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। कल से जो है आप सभी की नोट्स यहाँ पर डेली जो है वो अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। तो इसको सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल तुरंत ऑन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस जो है डेली होंगी और यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छे से जो है वो तैयार कराया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कल मैंने आप सभी को जो पहला चैप्टर था आपका सांख्यिकी इसको पूरा डिटेल में समझा दिया था, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपको वो नोट्स मिल जाएगी और आपने अगर पहले का वीडियो देखा होगा तो आज आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या कह रहा है कि सांख्यिकी यानी कि जो स्टैटिस्टिक है इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हुई है, लैटिन भाषा की बात हुई है। तो लैटिन भाषा में याद रखिएगा क्या होता है, स्टेटस होता है। लैटिन भाषा का जो शब्द है स्टेटस, इसी से जो है यहाँ पर आपके सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टा दिया गया ये आपका इटालियन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ये आपका जो है इटालियन वर्ड है। अगर आपने कल पढ़ा होगा तो आप सभी को क्लियर होगा, ये आपका जो है इटालियन शब्द है। ये जो आपका दिया गया ये आपका जर्मन शब्द दिया गया है यहाँ पर स्टैटिस, और ये वाला जो दिया गया है ये आपका यहाँ पर जो है फ्रेंच शब्द दिया गया है। तो याद रखिएगा लैटिन भाषा की बात हुई है तो लैटिन भाषा में इसे क्या बोला जाता है, स्टेटस बोला जाता है, ठीक है। और इन सभी का जो अर्थ होता है वो पॉलिटिकल स्टेट यानी कि राजनीतिक राज्य होता है, ये आप सभी को मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, देखिए यहाँ पर कह रहा है सांख्यिकी के जन्मदाता यानी कि सांख्यिकी का पिता किसे माना जाता है। तो आप सभी को मैंने बताया था जब भी ये क्वेश्चन आए तो सांख्यिकी के पिता की जब बात होगी तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर सी दिया गया है गॉटफ्राइड एकेनवाल या फिर अचेनवाल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको जो है सांख्यिकी का जनक माना जाता है। इसके अलावा मैंने आप सभी को क्या बताया था, अगर विश्व स्तर पर या फिर आधुनिक जनक की बात होगी, किसकी बात होगी, विश्व स्तर पर या फिर आपसे आधुनिक जनक की बात होगी, किसकी बात होगी, आधुनिक जनक की, तो वो याद रखेगा कौन है, R.A. फिशर को बोला जाता है। R.A. फिशर को जो है यानी कि रोनाल्ड फिशर को जो है यहाँ पर सांख्यिकी का आधुनिक जनक या फिर विश्व स्तर पर जनक बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन दिया गया है कि जब सांख्यिकी शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है। तो मैंने आप सभी को बताया था जब भी यहाँ पर बहुवचन की बात होगी तो बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब यहाँ पर संख्यात्मक आंकड़े और तथ्यों से होता है। किससे होता है, संख्यात्मक आंकड़े यानी कि तथ्य या फिर बोल सकते हैं आप डेटा से होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जब सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है। एक वचन के रूप में यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, साइंस या फिर मेथड बोला जाता है। तो आपको क्या बताया गया, जब भी बहुवचन की बात होगी तो वहां पर डेटा, आंकड़े, समंक, और जब एक वचन की बात होगी तो वहां पर साइंस या फिर मेथड का प्रयोग किया जाता है यानी कि विज्ञान और विधियां बोला जाता है। इसके बाद आ जाइए, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। देखिए ये एक परिभाषा दी गई है, सांख्यिकी जो है ये गणना का विज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो याद रखिएगा ये जो परिभाषा दी गई है वो बाउले के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, बाउले के द्वारा जो है यहाँ पर ये परिभाषा दी गई है कि सांख्यिकी जो है वो गणना का विज्ञान है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान, माध्यों यानी कि एक प्रकार से आप बोल सकते हैं एवरेज यानी कि औसत का विज्ञान कहा जाता है। तो ये जो कथन है ये भी आपका बाउले का ही है, याद रखिएगा बाउले ने क्या बताया है, सांख्यिकी को गणना का विज्ञान कहा है। इसके अलावा माध्य यानी कि एवरेज या फिर बोल सकते हैं औसत का विज्ञान भी जो है वो बाउले ने ही कहा है। इसके बाद अगली परिभाषा है कि होरेस सेक्रिस्ट के अनुसार जो है वो संख्यात्मक तथ्यों को तब तक सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता जब तक कि वे
ध्यान दीजिएगा, तब तक सांख्यिकी नहीं कहा जाता है जब तक वे समूह में ना हो। यहाँ पर याद रखिएगा किसकी बात हुई है, सेक्रिस्ट की बात हुई, और सेक्रिस्ट के अनुसार यहाँ पर सांख्यिकी जो है वो यहाँ पर समूहों में होती है, तभी यहाँ पर संख्यात्मक तथ्यों को सांख्यिकी माना जाएगा जब वो तथ्यों के समूह के रूप में होंगे। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, ये बॉडिंगटन के द्वारा दी गई। याद रखिएगा बॉडिंगटन ने क्या बताया है कि जो सांख्यिकी है ये अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो अगर सांख्यिकी के अध्ययन की बात होगी तो सांख्यिकी में केवल और केवल मात्रात्मक अध्ययन होता है। जो मात्रात्मक तथ्य होते हैं उन्हीं का अध्ययन जो है वो सांख्यिकी के द्वारा किया जा सकता है। गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन इसके द्वारा नहीं होता है। व्यक्तिगत इकाइयों यानी कि जो एकल इकाइयां हैं उनका अध्ययन भी जो है सांख्यिकी के द्वारा नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित है। यह सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो परिभाषा दी गई है याद रखिएगा किसके द्वारा दी गई है, क्रॉक्स्टन और काउंडेन के द्वारा जो है ये परिभाषा आपकी दी गई है। ये आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा दी गई है, क्रॉक्स्टन और काउंडेन के द्वारा यहाँ पर ये परिभाषा दी गई है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जब भी यहाँ पर सांख्यिकी की प्रकृति की बात होगी तो जो सांख्यिकी की प्रकृति है वो याद रखिएगा विज्ञान और कला, यानी कि सांख्यिकी को विज्ञान और कला दोनों बोला जाता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि आर्थिक नियोजन के लिए सांख्यिकी एक अनिवार्य उपकरण है। किसकी बात हुई यहाँ पर, आर्थिक नियोजन के लिए बात हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आर्थिक नियोजन की जब बात होगी तो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जैविक समस्याओं और चिकित्सा विज्ञान में सांख्यिकी विधियों के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है। तो जब भी यहाँ पर जैविक समस्याओं और चिकित्सा की बात होगी तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं जैव सांख्यिकी, यानी कि बायोस्टैटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, बायोस्टैटिक यहाँ पर बोला जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्यावसायिक पूर्वानुमान सांख्यिकी पर मुख्य रूप से किस लिए निर्भर करता है। जो व्यावसायिक है, जो व्यवसाय है, ये पूर्वानुमान जो इसका किया जाता है वो सांख्यिकी पर मुख्य रूप से किस लिए निर्भर करता है। तो सांख्यिकी के द्वारा उसे जो है पिछले रुझानों का विश्लेषण मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवसाय है वो सांख्यिकी पर निर्भर करता है। तो ये आप सभी लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी की वह शाखा जो आंकड़ों के प्रबंधन के लिए नियमों, तकनीकों और सिद्धांतों को विकसित करती है उसे याद रखिएगा मैथमेटिकल स्टैटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल यानी कि गणितीय या फिर सैद्धांतिक सांख्यिकी बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐतिहासिक रूप से राज्य प्रशासन, इसके अलावा शासन व्यवस्था में सांख्यिकी का उपयोग किस रूप में किया जाता था। तो आप सभी को मैंने बताया था कि ऐतिहासिक रूप से अगर बात होगी तो पहले जो है सांख्यिकी को राजाओं का विज्ञान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, साइंस ऑफ किंग जो है यहाँ पर स्टैटिक्स को बोला जाता था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों में सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण का उपयोग जो है वो एक समान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एक समान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीमा जोखिम और प्रीमियम की गणना करने वाला जो विज्ञान है ये उपयोग करता है। तो जब भी यहाँ पर बीमा जोखिम और प्रीमियम की गणना करने वाले एक्चुअल विज्ञान की बात होगी तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको याद रखना है प्रायिकता सिद्धांत और जीवन तालिका, क्योंकि जीवन तालिका का जब आप अध्ययन करेंगे, उपयोग करेंगे, तभी आप बीमा के जोखिमों को, जो बीमा के करते हैं जो भी यहाँ पर, उसके जोखिम और उसका प्रीमियम यहाँ पर जो है वो ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर जो है आगमनात्मक सांख्यिकी या फिर सांख्यिकी अनुमान किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर जब भी सांख्यिकी अनुमान की बात होगी तो जो सांख्यिकी अनुमान होते हैं ये हमेशा प्रतिदर्श के आधार पर, यानी कि आप बोल सकते हैं जो नमूना होगा, जो सैंपल होगा, उसी के आधार पर यहाँ पर निष्कर्ष जो है हमेशा सांख्यिकी में ज्ञात किए जाते हैं।
इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत में यहाँ पर ध्यान दीजिए MOSPI और इसके अलावा NSSO, इनके बारे में जो आपके लास्ट यूनिट दी गई है भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, इन दोनों के बारे में पूरा वहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी पूछा क्या गया इन दोनों के बारे में कि जैसे सरकारी निकाय जो है वो सांख्यिकी का उपयोग किस लिए करते हैं, तो ये दोनों लोग जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति की निगरानी के लिए जो है सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है वो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सांख्यिकी का एक प्राथमिक कार्य है। तो सांख्यिकी का जो पहला कार्य है वो यही है कि जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। सांख्यिकी का कार्य क्या है, ये जो जटिल तथ्य होते हैं उनको ये सिंपल रूप से जो है वो प्रेजेंट करता है। इसके बाद देखिए सांख्यिकी किसके निर्माण और परीक्षण में मदद करती है। तो सांख्यिकी याद रखिएगा हमेशा जो है वो स्टैटिकल जो परिकल्पनाएं होती हैं इन्हीं के परीक्षण में जो है हमेशा मदद करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि शिथिल गुणात्मक अभिव्यक्तियों को संख्यात्मक अभिव्यक्तियों में बदलकर सांख्यिकी क्या प्रदान करती है। याद रखिएगा सांख्यिकी यहाँ पर जो है निश्चितता और शुद्धता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, निश्चितता और शुद्धता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति, अपकिरण, विषमता के माप जो है ये सांख्यिकी के किस कार्य को पूरा करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है जो विशाल आंकड़े होते हैं उनको संक्षिप्त करने के लिए जो है यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति, अपकिरण, इसके अलावा विषमता, इन सभी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इनके बारे में आप चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे इसके बाद देखिए सांख्यिकी में सहसंबंध और प्रतीप गमन जो है ये विश्लेषण किसका कार्य करते हैं। तो यहाँ पर सहसंबंध और प्रतीप गमन जो होंगे वो चरों के बीच जो है वो पारस्परिक संबंध स्थापित करना। ये याद रखिएगा, दोनों क्या करते हैं, चरों के बीच जो है वो पारस्परिक संबंध को स्थापित करते हैं। इसके बाद आ जाइए सांख्यिकी नीति निर्धारण में किस प्रकार सहायता करती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी नीति निर्धारण की बात होगी, किसकी बात होगी, नीति निर्धारण की, तो वहां पर आपको याद रखना है कि अनुभवात्मक आंकड़े जो होंगे, यानी कि अनुभवात्मक आंकड़े जो आधारित साक्ष्य होंगे उसी पर जो है सांख्यिकी नीति जो है निर्धारण ये सहायता करती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी का कौन सा कार्य जो है वो किसी आर्थिक चर के भविष्य के व्यवहार को देखने में मदद करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर किसकी बात हुई है, सांख्यिकी का कौन सा ऐसा कार्य है जो आर्थिक चर के भविष्य के व्यवहार को देखने में मदद करता है। तो भविष्य देखने के लिए यहाँ पर पूर्वानुमान, जिसे फॉरकास्टिंग बोला जाता है, इसका प्रयोग जो है यहाँ पर बहुत होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी जो है वो मानव अनुभव और ज्ञान का विस्तार किस प्रकार करती है। तो याद रखिएगा सांख्यिकी जो है ये मानव अनुभव और ज्ञान का जो विस्तार करती है वो हमेशा तुलनात्मक अध्ययनों से दृष्टिकोण के आधार पर करती है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दो अलग अलग समूहों की विशेषताओं, जैसे कि दो देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने की प्रक्रिया को किसके द्वारा जो है वो सुगम बनाया जा सकता है। तो जब भी यहाँ पर दो देशों की प्रति व्यक्ति आय की अगर तुलना करनी है तो इसके लिए जो है यहाँ पर सांख्यिकी मापों जैसे कि एवरेज और प्रतिशत का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, एवरेज और प्रतिशत का यूज यहाँ पर करना होगा। इसके बाद देखिए सांख्यिकी एक शोधकर्ता की तरह जो है वो किस प्रकार मदद करती है। सांख्यिकी जो है वो शोधकर्ता की तरह जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो मदद करती है। तो याद रखिएगा ये जो है सार्थकता के साथ जो है अवलोकनों को प्रस्तुत करती है, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी किसका अध्ययन नहीं करती है। तो अगर यहाँ पर हम लोग सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी जो है आपका समूह मूल्यों का अध्ययन करती है, ठीक है, सतत श्रेणियों का अध्ययन भी करती है, संख्यात्मक अंतरों का भी करती है, लेकिन गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन जो है वो सांख्यिकी नहीं करती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। बीमारी हो गए, ठीक है, यहाँ पर बीमारी हो गए, इन सभी घटनाओं का अध्ययन जो है गुणात्मक घटनाओं का जो है अध्ययन सांख्यिकी के द्वारा नहीं होता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन दो दिया गया है कि राम का वजन 65 किलोग्राम है,
यह एकल पृथक कथन है। तो देखिए अगर यहाँ पर इसकी बात होगी तो केवल किसकी बात हो रही है, राम के वजन की। तो ये एक यहाँ पर इकाई कथन है और आपको बताया गया कि सांख्यिकी हमेशा समूहों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका सांख्यिकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है सामूहिकता का अभाव है, क्योंकि ये यहाँ पर केवल राम, एक यहाँ पर एक व्यक्ति का वजन दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका सांख्यिकी नहीं कहलाएगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, सांख्यिकी नियम केवल कब सत्य होते हैं? तो याद रखिएगा जो सांख्यिकी नियम होते हैं ये हमेशा एवरेज रूप में और दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं। कब सत्य होते हैं? एवरेज यानी कि औसत के रूप में, और इसके अलावा दीर्घकाल में जो है सांख्यिकी नियम हमेशा सत्य होते हैं। इसके अलावा यदि समरूपता बनाए रखे बिना आंकड़े एकत्रित किए जाएं तो, यानी कि अगर यहाँ पर आंकड़ों में समानता नहीं है तो फिर यहाँ पर अगर आप सांख्यिकी की मदद से तुलना करना चाहेंगे तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। ये याद रखिएगा, कोई वैध सांख्यिकी तुलना फिर जो है वो नहीं की जा सकती है। कब? जब यहाँ पर आंकड़ों में समानता नहीं है। मतलब आपने किसी व्यक्ति की तो एज लिख ली और किसी दूसरे व्यक्ति की लंबाई लिख ली, तो फिर वहाँ पर आप तुलना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक रूपता होना जरूरी है सांख्यिकी के लिए। इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि सांख्यिकी निष्कर्षों का सुरक्षित रूप से निर्वचन केवल तब किया जा सकता है जब उनके साथ, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, कोई संदर्भ ना हो, ये गलत होगा। परिस्थितियों और संदर्भ का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्या बताया गया था कि सांख्यिकी निष्कर्षों का सुरक्षित रूप से निर्वचन कब कर सकते हैं? जब आपको संदर्भ का और परिस्थितियों का पूरी तरह से ज्ञान होगा, तभी आप निष्कर्ष जो है यहाँ पर सुरक्षित रूप से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि सांख्यिकी का सर्वोत्तम उपयोग केवल किसके द्वारा किया जाता है? तो सांख्यिकी का जो सर्वोत्तम उपयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हमेशा विशेषज्ञों और सांख्यिकी विश्लेषकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विश्लेषकों और इसके अलावा विशेषज्ञों द्वारा जो है वो किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है वो सांख्यिकी द्वारा सीधे नहीं मापा जा सकता? तो अगर आपको याद हो तो अभी मैंने क्या बताया था कि सांख्यिकी जो है ये केवल मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है और गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन जो है यहाँ पर सांख्यिकी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो गुणात्मक तथ्य यानी कि ईमानदारी हो गए और देशभक्ति हो गए, इनका अध्ययन जो है वो सांख्यिकी के द्वारा जो है वो नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आ जाइए, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए केवल एक साधन प्रदान करती है। क्या प्रदान नहीं करती? तो सांख्यिकी जो है हमेशा विश्लेषण के लिए, अगर यहाँ पर बात की जाए एनालिसिस के लिए, केवल क्या प्रदान करती है? साधन। यहाँ पर ये समस्या का जो है पूर्ण अंतिम समाधान सांख्यिकी नहीं करती है। ये आप लोग याद रखिएगा, सांख्यिकी जो है ये समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं करती है बल्कि साधन प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि सांख्यिकी में त्रुटि की संभावना बनी रहती है? इसका मेन कारण क्या है? यहाँ पर जो है किस लिए रहता है? क्योंकि अनुमान और प्रतिचयन के निकटतम मानों के कारण यहाँ पर हमेशा और हमेशा जो है वो सांख्यिकी में त्रुटि की संभावना जो है वो बनी रहती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि दो समूहों के तुलनात्मक अध्ययन में यदि औसत समान है लेकिन आंतरिक संरचना पूरी तरह से भिन्न है तो सांख्यिकी भ्रामक हो सकती है, जब तक कि हम किसका अध्ययन न कर लें। जब तक आप यहाँ पर जो है अपकिरण और प्रसरण का अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ पर जो मान होगा वो भ्रामक होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, झूठ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी। आप सभी को याद होगा, मैंने बताया था ये कथन किसका है? ये कथन जो है वो डिज़रायली का था। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि यह प्रसिद्ध कथन किसे उजागर करता है? किसका है ये नहीं पूछा गया। अगर किसका है पूछा जाता तो ये कथन जो है किसने कहा था? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये कथन जो है वो डिज़रायली का है, मैंने आप सभी को बताया था। लेकिन इसमें पूछा गया कि ये कथन क्या उजागर करता है? तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, ये सांख्यिकी के प्रति अविश्वास और दुरुपयोग को उजागर करता है। किसको उजागर करता है? सांख्यिकी के प्रति गहरे अविश्वास और दुरुपयोग की संभावना को जो है यहाँ पर ये तथ्य उजागर करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर।
अगला कह रहा है कि सांख्यिकी के प्रति अविश्वास मुख्य रूप से क्यों उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो अविश्वास उत्पन्न होता है वो किस कारण से उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा इसका कारण यही है कि एक ही आंकड़े को विरोधी दृष्टिकोणों का समर्थन में मोड़ना। ठीक है, इसी कारण से जो है यहाँ पर अविश्वास के मुख्य कारण यहाँ पर होते हैं। इसके बाद आ जाइए, सांख्यिकी परिणाम के केवल एक सुविधाजनक हिस्से को प्रस्तुत करना जबकि प्रतिकूल हिस्से को जानबूझकर छिपाना, ये किसका उदाहरण है, ये भी एक प्रकार से अविश्वास का ही उदाहरण है। यानी कि जानबूझकर की गई हेर फेर और दुरुपयोग का ये उदाहरण है। एक प्रकार से ये आपके अविश्वास और दुरुपयोग का एग्जाम्पल है। अगला देखिए, सांख्यिकी जो है वो गीली मिट्टी के समान है जिससे आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है देवता या राक्षस बना सकते हैं। इस कथन का तात्पर्य क्या है। देखिए क्या बताया गया, गीली मिट्टी के समान है, इसे आप चाहे तो देवता बना दें और आप इसे चाहे तो राक्षस बना दें। इसका मतलब है यहाँ पर कि अनैतिक उपयोगकर्ताओं द्वारा हेर फेर, जो अनैतिक उपयोगकर्ता होते हैं वो यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार इसमें हेर फेर जो है वो कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी के दुरुपयोग का एक प्रमुख कारण है। तो दुरुपयोग के अगर प्रमुख कारण की बात की जाए तो याद रखिएगा, पक्षपातपूर्ण प्रतिदर्शों के आधार पर निष्कर्ष, जो पक्षपातपूर्ण सैंपल होते हैं उनके आधार पर अगर निष्कर्ष निकाला जाएगा तो हमेशा सांख्यिकी का दुरुपयोग होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर जो कह रहा है कि जब एक व्यावसायिक विज्ञापन का दावा करता है और 10 में से 9 डॉक्टर जो है उत्पाद X की सलाह देते हैं बिना यह बताए कि कुल 10 डॉक्टरों का ही सर्वेक्षण किया गया है, तो यह किस प्रकार की त्रुटि होगी। तो यहाँ पर जो ये त्रुटि होगी ये अपर्याप्त और छोटे प्रतिदर्श आकार का पूर्वाग्रह होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये किस प्रकार का होगा, अपर्याप्त और छोटे प्रतिदर्श, यानी कि जब आप बहुत कम सैंपल लेते हैं तो वहाँ पर जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सही नहीं होते, उनमें हमेशा त्रुटियाँ या गलती रहती है। ठीक है, इसके बाद अगला कह रहा है कि सांख्यिकी के दुरुपयोग और परिणामी अविश्वास के लिए किसे दोषी ठहराया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हेर फेर करने वाला जो मानव होता है वही यहाँ पर जो है दोषी ठहराया जाएगा। कौन ठहराया जाएगा, जिसने यहाँ पर हेर फेर की है डेटा में, उसी को यहाँ पर जो है वो दोषी माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी से अविश्वास के तत्व को दूर करने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमेशा पारदर्शिता, आंकड़ों की अखंडता सुनिश्चित करना, इन पर जो है आपको विशेष यहाँ पर जो है ध्यान देना होगा सभी को। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सांख्यिकी कुछ भी साबित नहीं कर सकती लेकिन सब कुछ गलत साबित कर सकती है। यह निराशावादी दृष्टिकोण जो है किसका हिस्सा है। तो ये जो है सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दर्शाता है कि सांख्यिकी कुछ भी साबित नहीं कर सकती और यह जो है केवल गलत ही साबित कर सकती है। ये जो है सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का एक निराशावादी दृष्टिकोण है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि यह तर्क देना कि पानी पीने से दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि दुर्घटना का शिकार होने वाले 99% ड्राइवरों ने ड्राइविंग से 2 घंटे पहले पानी पिया था, किस पर आधारित दुरुपयोग है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि सह संबंध को सीधे जो है कार्य और कारण संबंध मान लेने का जो भ्रम होता है, इसी कारण से जो है इस तरह के दुरुपयोग जो है वो सांख्यिकी में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने आप सभी को टोटल कितने क्वेश्चन कराए हैं, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसका जो है यहाँ पर जो है इस वाले लेक्चर से बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, और आपको तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसके अलावा साथ ही साथ LV क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पर क्लासेज हो रही हैं इनके फ्री नोट्स, बिल्कुल फ्री नोट्स जो है आपको ये हमारे इसी ऐप में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।